दोस्तों मैं मुकेश पुरी डीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब जैसे अपन ने इस वीडियो से पहले का जो वीडियो पढ़ा था उसमें अपन ने जैसे एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 पढ़ा था ना, एनिमल टिश्यू का पार्ट 1 पढ़ा था। अपन इस वीडियो में जैसे डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू का ये क्या है, जैसे आपका पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 2 से पहले आप जैसे एनिमल टिश्यू के पार्ट 1 को देखना न भूलें। अब जैसे इस पार्ट 2 में अपन एक तो चर्चा करेंगे जैसे किसके बारे में, उपास्थि के बारे में चर्चा करेंगे ना। जैसे एक तो अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बारे में, और दूसरा अपन डिस्कस करेंगे जैसे किसके बारे में, अस्थि है ना। दूसरा डिस्कस करेंगे अपन जैसे किसके बारे में, अस्थि यानी कि बोन्स के बारे में ना। तो दोस्तों आप जैसे पहला देखिए आप जैसे उपास्थि के बारे में कि उपास्थि आखिर है क्या, है ना। जैसे उपास्थि क्या होती है ना। उपास्थि को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कार्टिलेज कहते हैं, है ना, कार्टिलेज कहते हैं। तो पहली चीज तो है जैसे कि ये जो स्टडी ऑफ कार्टिलेज है, उपास्थियों का जो अध्ययन है, तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, जैसे आपका कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है ना। जैसे उपास्थियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जैसे कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है ना, ये चीज है। फिर ऐसी उपास्थि के, है ना, उपास्थि के बाह्यतम आवरण को, है ना, उपास्थि के बाह्यतम आवरण को क्या बोलते हैं अपन, जैसे पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। उपास्थि का जो बाह्यतम आवरण है वो क्या कहलाता है, जैसे पेरिकोन्ड्रियम कहलाता है, उपास्थि का बाह्यतम आवरण, है ना। अगली चीज देखें, उपास्थि का निर्माण करने वाली, है ना, उपास्थि का निर्माण करने वाली, है ना, उपास्थि का निर्माण करने वाली सेल्स क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, इसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती है ना। उपास्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती है ना, ये चीज है। और अगला देखें कि उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, है ना, उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, है ना, उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, सक्रिय कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, सक्रिय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है ना, कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। तो उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को क्या बोलते हैं अपन, जैसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, है ना, ये चीज है। अगला और देखें कि उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, है ना, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, तो ये क्या कहलाती है, जैसे आपकी कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहलाती है ना, कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहलाती है ना, कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहलाती है। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहलाती है। और इस कॉन्ड्रियोप्लास्ट में क्या होती है, जैसे लाइसोसोम एंड, है ना, लाइसोसोम की दिखता होती है इसमें, है ना, लाइसोसोम की दिखता होती है, इसे कॉन्ड्रियोप्लास्ट में लाइसोसोम की दिखता होती है ना। अगली चीज है जैसे कि उपास्थि की मैट्रिक्स का निर्माण, है ना, उपास्थि की मैट्रिक्स में, है ना, उपास्थि की मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन है ना, उपास्थि की मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन होता है ना, उपास्थि की मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन होता है। फिर अगला देखिए आप कॉन्ड्रिन का निर्माण, है ना, कॉन्ड्रिन का निर्माण, कॉन्ड्रिन का निर्माण कॉन्ड्रोप्रोटीन के द्वारा होता है ना, कॉन्ड्रिन का निर्माण कॉन्ड्रोप्रोटीन के द्वारा होता है ना, कॉन्ड्रोप्रोटीन के द्वारा होता है। और इस कॉन्ड्रोप्रोटीन में जैसे दो घटक शामिल है ना, कॉन्ड्रोप्रोटीन में जैसे क्या है, दो घटक शामिल है। तो एक तो है जैसे कॉन्ड्रोप्रोटीन जी सल्फेट, दो घटक शामिल है इसमें, एक घटक तो कौन सा है, तो एक तो है जैसे इसमें कॉन्ड्रोप्रोटीन जी सल्फेट, कॉन्ड्रोप्रोटीन, है ना, कॉन्ड्रोप्रोटीन जी सल्फेट। और दूसरा कौन सा है, जैसे इसमें माइकोपॉलीसेकेराइड, दूसरा जो घटक है तो वो है जैसे इसमें कौन सा, माइकोपॉलीसेकेराइड, है ना, दूसरा है जैसे इसमें कौन सा, माइकोपॉलीसेकेराइड है जैसे इसका दूसरा घटक, है ना। तो ये है जैसे दोस्तों, तो ये तो उपास्थि के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है दोस्तों कि उपास्थि की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एट कॉन्ड्रियोलॉजी। उपास्थि का जो बाह्यतम आवरण होता है ये क्या कहलाता है, पेरिकोन्ड्रियम। और उपास्थि का निर्माण करने वाली सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाती है। उपास्थि की सक्रिय कोशिकाओं को अपन कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, कॉन्ड्रोप्लास्ट कहलाती है, जिसमें लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम की दिखता होती है, ये चीज है। उपास्थि की मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन का निर्माण कॉन्ड्रोप्रोटीन से होता है। और कॉन्ड्रोप्रोटीन में दो घटक शामिल है ना, कॉन्ड्रोप्रोटीन में दो घटक शामिल है। एक तो कौन सा है, कॉन्ड्रोप्रोटीन जी सल्फेट है, दूसरा कौन सा है, जैसे माइकोपॉलीसेकेराइड है ना। यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे आप आगे देखें इसको
कि जो उपास्थि होती है ना, जो उपास्थि होती है ये कितने प्रकार की, तो उपास्थि 3 प्रकार की होती है ना, जैसे 3 प्रकार की होती है वो तो एक कल से एक उपास्थि के 2 प्रकार होते हैं, तो कुल 4 प्रकार होते हैं। वैसे तो आप जनरल तौर पर उपास्थि 3 प्रकार की होती है ना, उपास्थि 3 प्रकार की होती है ना, 3 प्रकार की होती है। उपास्थि के 3 टाइप हैं दोस्तों। पहला तो होता है जैसे कौन सा, तो पहला तो होता है जैसे काचाब उपास्थि है ना, काचाब उपास्थि। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं है ना। उपास्थि को अपन मतलब काचाब उपास्थि को अपन क्या बोलते हैं, इसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। देखिए आप कि यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान है ना, यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान है ना, यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान है ना, यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनने वाली है ना, यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनने वाली क्या है, उपास्थि है ना। यह वर्णीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले बनने वाली उपास्थि है जैसे काचा उपास्थि। पहला पॉइंट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट और देखें, दूसरा है जैसे इसमें कि यह उपास्थि है ना, यह उपास्थि बोन का है ना, यह उपास्थि बोन का अंतः कंकाल बनाती है ना। यह उपास्थि बोन का क्या करती है, मतलब अंतः कंकाल बनाती है, मतलब एंडोस्केलेटन बनाती है। और इसको अपन काचा उपास्थि क्यों कहते हैं, इस उपास्थि की मैट्रिक्स से है ना, इस उपास्थि की मैट्रिक्स से है ना, इस उपास्थि की मैट्रिक्स से कांच के समान है ना, कांच के समान क्या होती है, कांच के समान पारदर्शी होती है। इस उपास्थि की जो मैट्रिक्स होती है वो कांच के समान क्या होती है, सिर्फ पारदर्शी होती है आपकी काचा उपास्थि की है ना, ये चीज है। अब जैसे काचा उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है ना, काचा उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब जैसे काचा उपास्थि एक तो कहाँ पाई जाती है, जैसे जो नासापट होते हैं है ना, नासापट होते हैं, तो नासापट काचा उपास्थि का बना होता है ना, एक तो ये है। दूसरा है जैसे जो ट्रेकिया होता है, श्वास नली के जो छल्ले होते हैं है ना, जैसे श्वास नली के छल्ले है ना, रिंग्स ऑफ ट्रेकिया है ना, श्वास नली के जो छल्ले हैं वो भी इसी उपास्थि के बने होते हैं है ना, श्वास नली के जो छल्ले हैं वो भी इसी उपास्थि के बने होते हैं जैसे काचा उपास्थि के। और एक होता है जैसे आपका लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स, तो इसको अपन जैसे ध्वनि उत्पादक अंग बोलते हैं। लैरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, इसे ध्वनि उत्पादक अंग बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग सिस्टम, ध्वनि उत्पादक अंग है ये, या ध्वनि उत्पादक यंत्र मनुष्य में लैरिंग्स कहलाता है। तो ये किसके बने होते हैं, इससे काचा उपास्थि बने होते हैं। अब दूसरा देखें आप, जैसे दूसरी जो उपास्थि होती है तो वो होती है इससे आपकी कौन सी, फाइब्रस कार्टिलेज है ना, दूसरी जो होती है ये फाइब्रस कार्टिलेज है। अब ये उपास्थि 2 प्रकार की होती है ना, यह उपास्थि 2 प्रकार की होती है ना, 2 प्रकार की होती है। जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये उपास्थि 2 प्रकार की होती है। क्यों, अब जैसे इसमें एक तो है आपकी कौन सी, तो एक तो है जैसे सर इसमें एक तो है जैसे कौन सी, इलास्टिक कार्टिलेज है ना, एक तो है जैसे इसमें इलास्टिक कार्टिलेज है ना, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इस उपास्थि में है ना, इस उपास्थि में पीले तंतुओं का जाल होता है ना, इस उपास्थि में पीले तंतुओं का जाल होता है ना, पीले तंतु का जाल होता है, जिससे यह है ना, जिससे यह लचीली होती है ना, जिससे यह लचीली होती है। इस उपास्थि में पीले तंतु का जाल होता है जिससे ये उपास्थि क्या होती है, इससे लचीली होती है। अब जैसे ये किसमें किसमें पाई जाती है, तो ये एक तो जैसे अपने जो कारण पल्लव है यानी कि जो ईयर पिन्ना है वो भी इसी उपास्थि के बने होते हैं है ना। एक जैसे आपकी जो युष्टिक नलिका होती है, तो युष्टिक नलिका भी किसकी बनी होती है, जैसे युष्टिक नलिका भी किसकी बनी होती है, जैसे आपकी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो एक तो जैसे कर्ण पल्लव है, इसके अलावा युष्टिक नलिका है ना, इसके अलावा से एपिग्लोटिस है ना, इसके अलावा से क्या है, एपिग्लोटिस है ना, एपिग्लोटिस है। और एक क्या है जैसे टिप ऑफ नोज है ना, एक है जैसे क्या, टिप ऑफ नोज, यानी कि जो नाक की जो टिप होती है ये भी किसकी बनी होती है, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। तो फाइब्रस कार्टिलेज 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज क्या है, तो फर्स्ट इज क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज, एंड सेकेंड इज क्या है, तो सेकेंड इज क्या है, जैसे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है ना, व्हाइट फाइब्रस, तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो इस उपास्थि की मैट्रिक्स में है ना, इस उपास्थि की
है ना, इस उपास्थि की मैट्रिक्स श्वेत तंतुओं की बनी होती है ना, श्वेत तंतुओं की बनी होती है ना, इस उपास्थि की मैट्रिक्स श्वेत तंतु की बनी होती है। यह सबसे मजबूत उपास्थि है ना, जैसे ये चीज आप नोट डालकर लिखेंगे, यह शरीर की, है ना, यह शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि है ना, यह शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि है। ये चीज ध्यान में रखेंगे ना, मजबूत उपास्थि है, जैसे फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और एकमात्र उपास्थि है ना, एकमात्र उपास्थि है ना, एकमात्र उपास्थि जिसमें पेरिकोंडियम है ना, एकमात्र उपास्थि जिसमें पेरिकोंडियम क्या होता है, अब्सेंट, एकमात्र उपास्थि जिसमें पेरिकोंडियम अब्सेंट होता है, वो कौन सी होती है, जैसे आपकी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज उपास्थि होती है ना, ये चीज है। अब जैसे इसका उदाहरण एक तो क्या है, तो इसका एक तो उदाहरण है जैसे क्या पैविक सिम्पाइसिस इसका उदाहरण है ना, एक तो इसका उदाहरण है जैसे पैविक सिम्पाइसिस, और दूसरा इसका उदाहरण क्या है, तो दूसरा इसका उदाहरण है जैसे इंटर है ना, इंटर वर्टिबल डिस्क है ना, दूसरा है जैसे इंटर वर्टिबल डिस्क, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अंतः कशेरुक डिस्क कहते हैं है ना, जैसे अंतः कशेरुक दंड है ना, अंतः कशेरुक दंड, तो ये चीज है। तो देखें यहाँ पे उपास्थि जो होती है तीन प्रकार की होती है, काचा उपास्थि है, फाइब्रस कार्टिलेज है, एक होती है जैसे कैल्सिफाइड उपास्थि है ना, कैल्सिफाइड उपास्थि। फाइब्रस कार्टिलेज ये दो प्रकार की होती है, इलास्टिक कार्टिलेज ये पीले तंतु का जाल होता है, इसके मैट्रिक्स में ये लचीली होती है, कर्णपल्लव युष्टिक नलिका एपिग्लोटिस टिप ऑफ नोज, ये किसके बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज तो इस उपास्थि मैट्रिक्स ये श्वेत तंतु की बनी होती है, यह शरीर की सबसे मधुर उपास्थि है। पैविक सिम्पाइसिस ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है, और एक अंतः कशेरुकदंड बना होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज उपास्थि का। तो दोस्तों आप जैसे इसका तो लिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे तीसरा और पढ़ते हैं कि जैसे कैल्सिफाइड उपास्थि ना, जो तीसरा है अपना वो है जैसे क्या, कैल्सिफाइड उपास्थि। तो देखिए आप उपास्थि का जो तीसरा टाइप है तो वो है जैसे कैल्सीभूत उपास्थि है ना, एकमात्र उपास्थि है ये शरीर की जो सबसे कठोर उपास्थि होती है। अब सर कठोर क्यों होती है, तो कैल्सीभूत उपास्थि जो होती है ना, ये काचा उपास्थि के रूपांतरण से बनती है, लेकिन काचा उपास्थि की मैट्रिक्स तो क्या होती है, बिल्कुल साफ होती है, कांच के समान होती है, इसीलिए तो उसको काचा उपास्थि बोल देते हैं। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि काचा उपास्थि की मैट्रिक्स में जब कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं है ना, काचा उपास्थि की कैल्सी है ना, कैल्सीभूत उपास्थि है ना, कैल्सीभूत उपास्थि इंग्लिश में बोल देते हैं इसको, जैसे कैल्सिफाइड कार्टिलेज है ना, जैसे कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो जैसे कैल्सीभूत उपास्थि यह काचा उपास्थि का है ना, यह काचा उपास्थि के रूपांतरण से बनती है ना, यह काचा उपास्थि के रूपांतरण से बनती है, लेकिन इसकी मैट्रिक्स है ना, लेकिन इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण है ना, लेकिन इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं है ना, लेकिन इसकी मैट्रिक्स में कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं, जिससे यह है ना, जिससे यह कठोर हो जाती है ना, जिससे यह कठोर हो जाती है ना, कठोर हो जाती है। अतः यह है ना, अतः यह शरीर की सबसे अतः यह शरीर की सबसे कठोर उपास्थि है ना, अतः यह शरीर की सबसे कठोर उपास्थि है। कौन सी, काचाव मतलब कौन सी उपास्थि है, कैल्सीभूत उपास्थि शरीर की सबसे कठोर उपास्थि है, काचा उपास्थि रूपांतरण से बनती है। जब काचा उपास्थि में क्या होते हैं, हाइलन कार्टिलेज में जब कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं तो ये कठोर हो जाती है, तब इस काचा उपास्थि की कोई अपन बोल देते हैं कैल्सीभूत उपास्थि है ना, और ये शरीर की क्या है, इससे सबसे कठोर उपास्थि है। जबकि मजबूत कौन सी होती है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है, क्यों। अब जैसे आप आगे देखें इसके जो उदाहरण है तो वो एक तो होती है जैसे ह्यूमरस हड्डी है ना, एक तो होती है जैसे क्या, ह्यूमरस हड्डी। तो ह्यूमरस हड्डी है, मतलब ह्यूमरस हड्डी जो है ये किसका उदाहरण है, जैसे कैल्सीभूत उपास्थि का उदाहरण है। एक तो जैसे मतलब ह्यूमरस हड्डी है, और एक क्या है जैसे फीमर, यानी कि फीमर और ह्यूमरस हड्डी जो है ये मनुष्य में कैल्सीभूत उपास्थि का उदाहरण है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका
कि उपास्थि की सामान्य जानकारी क्या होती है, उपास्थि का अध्ययन किस में करते हैं, उपास्थि कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, उपास्थि के जैसे कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं उपास्थि के। एक तो जैसे हाइलन कार्टिलेज होती है, एक कौन सी होती है, एक फाइब्रस कार्टिलेज होती है, तीसरी कौन सी होती है, कैल्शियम उपास्थि होती है। जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो जैसे इलास्टिक कार्टिलेज होती है, दूसरी कौन सी होती है जैसे व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज उपास्थि है ना। तो ये तो वैसे आपका उपास्थि के बारे में। अब जैसे अपन अस्थि के बारे में और पढ़ते हैं कि अस्थि आखिर है क्या, और जैसे अस्थि के बाद जैसे एक लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक लंबी अस्थि की संरचना कैसी होती है ना, ये चीज है। तो अगला जो है, अगला पढ़ते हैं अपन जैसे इसमें पॉइंट अस्थि के बारे में, बोन। तो बोन जो है यह है स्ट्रॉन्ग, है ना, यह है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, यह है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ये चीज है। शरीर का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू, है ना, शरीर का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू क्या होता है, शरीर का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू क्या होता है, बोन, है ना। अब देखें शरीर का सबसे, है ना, शरीर का सबसे, है ना, शरीर का सबसे जैसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू है ना, शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू, तो ये क्या होती है, जैसे बोन होती है, मतलब हड्डी होती है। फिर देखिए आप जैसे शरीर का सबसे, है ना, शरीर का सबसे हार्ड सबस्टेंस, है ना, शरीर का सबसे हार्ड सबस्टेंस, तो ये कौन सा होता है, जैसे इनामिल होता है ना। शरीर का जो हार्ड सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, जैसे इनामिल होता है। शरीर का जैसे हार्ड सबस्टेंस जो है वो इनामिल है। सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, जैसे ब्लड है, हार्डेस्ट सबस्टेंस इनामिल है, और इसके अलावा से हार्डेस्ट टिश्यू क्या होती है, जैसे बोन होती है ना, ये चीज है। अब अगला देखिए जैसे आप कि अस्थि का अध्ययन, है ना, जैसे अस्थि का अध्ययन, तो अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे ओस्टियोलॉजी कहलाता है ना। जो अस्थियों का अध्ययन है तो वो कहलाता है जैसे आपका क्या, ओस्टियोलॉजी, है ना। दूसरा देखिए आप, ये भी आपका जैसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका ना, कि अस्थि निर्माण की प्रक्रिया, है ना, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया, है ना, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ओसिफिकेशन कहलाती है ना। अस्थि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जैसे ओसिफिकेशन कहलाती है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया। क्यों, और अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। और अस्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन, अस्थि की मैट्रिक्स में, है ना, अस्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन, अस्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है, जैसे कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है ना। तो अस्थि की मतलब सॉरी, अस्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, जैसे ओसिन प्रोटीन होती है ना, ये चीज है। अब जैसे अस्थि से रिलेटेड कुछ बातें और ध्यान दें कि अस्थि के बाह्यतम आवरण को, है ना, अस्थि के बाह्यतम आवरण को क्या बोलते हैं, जैसे पेरिकोन्ड्रियम कहते, पेरिओस्टियम कहते हैं। अस्थि के बाह्यतम आवरण को अपन क्या बोलते हैं, जैसे पेरिओस्टियम कहते हैं, ये चीज है। अगला और देखिए आप जैसे कि अस्थि का बाह्यतम आवरण तो क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम कहलाता है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट, है ना। और अस्थि की जैसे सक्रिय कोशिका होती है तो इसको ओस्टियोसाइट कहते हैं। देखें अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, अस्थि का निर्माण, है ना, निर्माण करने वाली कोशिका, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका, तो वो कौन सी होती है, जैसे ओस्टियोब्लास्ट होती है ना। अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो क्या है, जैसे ओस्टियोब्लास्ट है ना, ओस्टियोब्लास्ट है। और अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, है ना, अस्थि को नष्ट करने वाली, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, है ना, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका, तो ये क्या कहलाती है, जैसे ओस्टियोक्लास्ट कहलाती है ना। अस्थि को नष्ट करने वाली जो कोशिका है वो दोस्तों क्या कहलाती है आपकी, जैसे ओस्टियोक्लास्ट कहलाती है। और एक चीज और ध्यान दें आप, जैसे अस्थि की, है ना, अस्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, है ना, अस्थि की सक्रिय कोशिकाओं को, है ना, अस्थि की सक्रिय कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट कहा जाता है ना। अस्थि की सक्रिय कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट, है ना, ओस्टियोसाइट कहा जाता है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपका हड्डी के बारे में कि हड्डी वास्तव में क्या है ना। तो देखिए आप जैसे
कि अस्थि जो है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। शरीर का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, इससे ब्लड होता है। इस ब्लड को एग्जाम में ऐसे देखने पूछते हैं कि तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है ना। जैसे तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण, तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है जैसे क्या, ब्लड है ना। रक्त जो है ये तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है बोन। शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है वो इनामिल होता है। और अस्थि का दिन क्या कहलाता है, ओस्टोलॉजी कहलाता है। अस्थि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, इसे ओसिफिकेशन कहलाती है। इससे अस्थि निर्माण की प्रक्रिया, अस्थि की मैट्रिक्स में पहले में जो प्रोटीन होती है वो ओसिन प्रोटीन कहलाती है। अस्थि का बाह्यतम आवरण क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम। और अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका को अपन क्या बोल देते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट। और अस्थि की सक्रिय कोशिका को अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट कहते हैं ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओस्टियोसाइट क्या होती है, ओस्टियोब्लास्ट क्या होती है, ओस्टियोक्लास्ट क्या होती है। तो अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका ओस्टियोक्लास्ट, और अस्थि की सक्रिय कोशिका एक्टिव सेल्स और बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट। अस्थि की सक्रिय कोशिका को अपन ओस्टियोसाइट कहते हैं। और जैसे अस्थि को बनाने वाली कोशिका क्या कहलाती है, ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। तो ये तो बात होगी जैसे आप है ना अस्थि के बारे में। अब देखें आप जैसे अस्थि का आखिर संगठन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ बोन है ना। जैसे अस्थि का संगठन क्या होता है, देखें आप इसको भी। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है जैसे इसमें अस्थि का संगठन है ना। अगला जो पॉइंट है इसमें वो क्या है, जैसे अस्थि का संगठन है ना। अब जैसे अस्थि के संगठन में दो पार्ट होते हैं सर। एक तो होता है जैसे आपका क्या, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना। एक तो जो होता है वो क्या होता है, जैसे इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना। इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये कितना होता है सर, तो ये 65 से 68% होता है। अस्थि का जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ये कितना, तो ये 65 से 68% होता है अस्थि का इनऑर्गेनिक पार्ट। इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोक्सी एपिटेट होते हैं है ना। इसमें जो इनऑर्गेनिक पार्ट है इसमें क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी एपिटेट का बना होता है ये ना, हाइड्रोक्सी एपिटेट का बना होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में अस्थि का कुल इनऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, 65 से 68% होता है। अब आप इसमें देखें, अब जैसे CA3PO4 का होल ट्वाइस है ना, CA3PO4 का होल ट्वाइस, यानी कि जैसे अस्थि के इनऑर्गेनिक पार्ट में 80% क्या होता है, कैल्शियम फोस्फेट होता है ना। बाकी जैसे इसमें 10% क्या होता है, 10% क्या होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बाकी इसमें जैसे 10% क्या होता है, तो बाकी इसमें 10% क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम फोस्फेट होता है ना। ये चीज़ है। तो अस्थियां, क्वेश्चन आता है कि दांत व हड्डियां किसके बने होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं, मैग्नीशियम फोस्फेट के बने होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इससे दांत व अस्थियां है ना, ये चीज़ है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट की तो बात तो हुई कि हाइड्रोक्सी एपिडेट का बना होता है, इसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम फोस्फेट होता है और क्या होता है, जैसे कैल्शियम फोस्फेट होता है ना। दांत व हड्डियां मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। और इसमें जैसे फ्लोराइड भी है ना, फ्लोराइड भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है ना। फ्लोराइड भी सूक्ष्म मात्रा में है ना, मात्रा में पाया जाता है। और ये फ्लोराइड करता क्या है, तो फ्लोराइड करता क्या है, ये जैसे दांत व हड्डियों को है ना, दांत व हड्डियों को क्या करता है, ये फ्लोराइड कठोर बनाने का काम करता है ना। अपने जैसे दांत जो होते हैं वो काफी कठोर होते हैं, तो वो दांत कठोर किसके कारण होते हैं, जैसे फ्लोराइड के कारण ही होते हैं। तो ये फ्लोराइड भी इसी में आता है, जैसे आपका इनऑर्गेनिक पार्ट में है ना। अब देखें आप जैसे ऑर्गेनिक पार्ट है ना, ऑर्गेनिक पार्ट, तो ऑर्गेनिक पार्ट ये जैसे कितना होता है, तो ये बाकी बचा हुआ जैसे कितना होता है, तो ये 32 से 35% होता है ना। ये 32 से 35% क्या होता है आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है अस्थि का। और ये किसका बना होता है ना, तो इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इसकी मैट्रिक्स इसकी बनी होती है, जैसे ओसिन की बनी होती है ना। इसकी मैट्रिक्स जो है ये ओसिन की बनी होती है, कंप्लीट बात। अब जैसे ऑर्गेनिक पार्ट में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें सल्फर युक्त है ना, इसमें सल्फर युक्त मैको, इसमें सल्फर युक्त मैको पॉलीसेकेराइड, इसमें सल्फर युक्त मैकोपॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था, जैसे बोन के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली है। अपना जो इसमें है वो क्या है, जैसे अस्थि का संगठन है, तो अस्थि के संगठन में इनऑर्गेनिक पार्ट होता है 65 से 68% जो हाइड्रोक्सी एपिटेट होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में 80% कैल्शियम फोस्फेट होता है, 10% मैग्नीशियम फोस्फेट होता है, बाकी 10% क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसमें फ्लोराइड भी पाया जाता है। फ्लोराइड अपने दांतों को कठोर बनाता है, दांत में हड्डियां काफी कठोर होते हैं
तो इसी के कारण होते हैं फ्लोराइड, मजबूत बनाने का काम करता है। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनिक पार्ट बड़ा होता है जैसे 32 से 35%, और इसकी मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन की बनी होती है ना। इसकी मैट्रिक्स जो है ये ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। और बाकी जैसे इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें सल्फर युक्त म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरे रहते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक पार्ट में ना। तो ये तो बात होगी जैसे आपकी अस्थि की है ना। अब जैसे इसमें एक छोटा सा और देखें आप कि अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। हाँ, अगला जो है वो पॉइंट रहेगा अपना जैसे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, कि जो लंबी हस्ती होती है, तो एक लंबी हस्ती की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, समझे आप इसको। है ना, ये चीज है। तो ये तो जो है ये तो इसका कौन सा भाग है, जैसे एपिफाइसिस है ना। ये तो कौन सा भाग है, जैसे इसका एपिफाइसिस है ना, एपिफाइसिस है इसका। अब एपिफाइसिस भाग, और ये इसका जैसे कौन सा भाग है, तो ये है जैसे डायाफाइसिस, अस्थि का ये दूसरा जो भाग है ये कौन सा है, जैसे डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस है, डायाफाइसिस है। और जैसे ये एपिफाइसिस व डायाफाइसिस को जोड़ने वाली जो रचना है ना, एपिफाइसिस है ना, एपिफाइसिस व डायाफाइसिस को जो जोड़ने वाली रचना है ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जैसे आपकी क्या, मेटाफाइसिस कहलाती है ना। एपिफाइसिस व डायाफाइसिस को जोड़ने वाली जो रचना है ये क्या कहलाती है, इसे मेटाफाइसिस कहलाती है। तो एक अस्थि के तीन भाग होते हैं है ना, जैसे एक अस्थि के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है जैसे क्या एपिफाइसिस, दूसरा कौन सा होता है, डायाफाइसिस होता है। जैसे दूसरा अपन इसको देंगे ना नंबर, दूसरा नंबर इसको देंगे अपन मेटाफाइसिस को, तीसरा नंबर दे देते हैं इसको डायाफाइसिस को। क्यों, तो एक अस्थि, लंबी अस्थि के तीन भाग होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, एक कौन सा है, डायाफाइसिस। क्यों, अब देखें आप, जो एपिफाइसिस होता है, तो इस एपिफाइसिस में क्या होती है, जैसे स्पंजी अस्थियां होती है ना। जैसे एपिफाइसिस में क्या होती है, स्पंजी अस्थियां होती है, यानी कि स्पॉन्जी, है ना, स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, यानी कि एपिफाइसिस जो है स्पंजी बोन का बना होता है। सर डायाफाइसिस किसका बना होता है, तो डायाफाइसिस जो होता है ये किसका बना होता है, इसे कॉम्पैक्ट, है ना, ये किसका बना होता है, इसे कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है ना, ये चीज है। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा समझ लें, पहले अपन देखते हैं जैसे एपिफाइसिस क्या होता है ना। एपिफाइसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अस्थि के लंबे सिरे को, है ना, अस्थि के लंबे सिरे को, अस्थि के लंबे सिरे को, है ना, लंबे सिरे को एपिफाइसिस कहा जाता है ना। अस्थि के लंबे सिरे को एपिफाइसिस कहा जाता है ना, ये चीज है। और है ना, मतलब ये चीज है। और यह स्पॉन्जी बोन का बना होता है ना, यह स्पॉन्जी बोन का बना होता है, बना होता है शरीर की, है ना, शरीर की सभी स्पंजी बोन, शरीर की सभी स्पंजी बोन क्या होती है, हीमोपोएटिक होती है ना। शरीर की सभी स्पंजी बोन क्या होती है, जैसे हीमोपोएटिक होती है। अब हीमोपोएटिक क्या होती है, जिनमें आरबीसी का निर्माण होता है ना, जिनमें आरबीसी का निर्माण होता है। तो शरीर की जो सभी, जो हीमोपोएटिक, शरीर की जो सभी स्पंजी बोन होती है वो क्या होती है, हीमोपोएटिक होती है। हीमोपोएटिक का मतलब होता है कि इनमें किसका निर्माण होता है, जैसे आरबीसी का निर्माण होता है ना, इनमें आरबीसी का निर्माण होता है, मतलब ये चीज है। क्यों, तो अस्थि के लंबी सिरे को एपिफाइसिस कहा जाता है, स्पंजी बोन का बना होता है। शरीर की सभी स्पंजी बोन क्या होती है, इससे हीमोपोएटिक होती है। हीमोपोएटिक का मतलब होता है कि इनमें क्या बढ़ती है, इससे आरबीसी बढ़ती है ना, ये चीज है। अब जैसे अपने शरीर में जैसे आरबीसी कहाँ कहाँ बढ़ती है ना, आरबीसी कहाँ कहाँ बढ़ती है, तो ये हीमोपोएटिक है। तो एक तो जैसे हीमोपोएटिक है ये, एक तो रिप होता है, रिप्स होता है, एक क्या होता है, जैसे स्टम होता है ना, रिप्स होता है, स्टम होता है ना, रिप्स होता है, स्टम होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसे कशेरुकदंड होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसे क्लेविकल होता है ना, क्लेविकल होता है। और क्या होता है, इसे स्केपुला होता है। तो ये वे अंग हैं जो हीमोपोएटिक अंग है। हीमोपोएटिक अंग कौन से होते हैं, जिनमें आरबीसी का निर्माण होता है ना, ये चीज है। तो एपिफाइसिस की बात हो गई। डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस है ना, डायाफाइसिस ये चीज है ना, डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो अगला है जैसे डायाफाइसिस। अब डायाफाइसिस जो होता है
यह खोखली रचना होती है ना, यह खोखली रचना होती है ना, यह खोखली रचना होती है। और यह कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है ना, यह कॉम्पैक्ट है ना, यह कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। और कॉम्पैक्ट बोन में है ना, कॉम्पैक्ट बोन में है ना, कॉम्पैक्ट बोन में हार्वेशियम सिस्टम है ना, कॉम्पैक्ट बोन में हार्वेशियम सिस्टम प्रेजेंट होता है, कॉम्पैक्ट बोन में हार्वेशियम सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, ये चीज है। अब तीसरा और देख लिया आप कि जैसे मेटाफाइसिस है ना, मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस क्या होता है, तो यह एपीफाइसिस को, एपीफाइसिस को है ना, एपीफाइसिस को डायफाइसिस से जोड़ता है ना, एपीफाइसिस को डायफाइसिस से जोड़ता है क्या, मेटाफाइसिस है ना, ये चीज है। अब एक पूर्ण अस्थि जो होती है ना, एक पूर्ण अस्थि, एक पूर्ण अस्थि है ना, एक पूर्ण अस्थि, एक पूर्ण अस्थि के कितने भाग होते हैं, जैसे दो भाग होते हैं। एक पूर्ण अस्थि के दो ही भाग होते हैं। एक तो कौन सा भाग होता है, जैसे एपीफाइसिस भाग होता है। एक पूर्ण अस्थि के दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है, जैसे एपीफाइसिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, जैसे डायाफाइसिस होता है ना, दूसरा होता है जैसे क्या, डायाफाइसिस। जबकि परिवर्तनशील है ना, जबकि है ना, इसको अपन ऐसे देख लेते हैं कि एक परिवर्तनशील अस्थि के है ना, एक परिवर्तनशील अस्थि के है ना, एक परिवर्तनशील अस्थि के तीन भाग होते हैं है ना, एक परिवर्तनशील अस्थि के तीन भाग होते हैं। तो परिवर्तनशील अस्थि में तो तीनों ही भाग ही मिलेंगे आपको, जैसे उसमें एपीफाइसी मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, जैसे डायाफाइसी से मिलेगा, और तीसरा उसमें कौन सा मिलेगा, जैसे मेटाफाइसी से मिलेगा है ना, ये चीज है। तो दोस्तों अस्थि जो होती है लॉन्ग बोन, स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि लंबी अस्थि की जो संरचना होती है, वो लंबी अस्थि की संरचना के अंतर्गत क्या होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। एपीफाइसिस होता है, डायाफाइसिस होता है, एक क्या होता है, इसे मेटाफाइसिस होता है ना। अस्थि का जो सिरा होता है, लंबे सिरे को अपन एपीफाइसिस बोलते हैं। एपीफाइसिस किसका बना होता है, इसे स्पंजी बोन का बना होता है। शरीर की सभी जो स्पंजी अस्थियां होती हैं वो हीमोपोएटिक होती है। हीमोपोएटिक का मतलब होता है कि इनमें आरबीसी का निर्माण होता है। अब अपने शरीर में आरबीसी कहाँ कहाँ बढ़ती है, तो आरबीसी कहाँ कहाँ बढ़ती है, जैसे एक तो जो रिब्स होती है, पसलियां होती है, ये भी हीमोपोएटिक होती है, इनमें भी आरबीसी बढ़ती है। स्टम होता है जिसको आप ब्रेस्ट बोनी बोलते हैं, क्लेविकल होती है, स्केपुला होती है, कस्टोडियन होता है ना। तो इनमें आरबीसी प्रेजेंट होता, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। डायाफाइसिस होता है, ये खोखली रचना होती है, ये होलोज कैविटीज होती है ना, होलोज कैविटी होती है ये। और इसमें जैसे येलो बोन मैरो भरा रहता है ना, इसमें जैसे येलो बोन मैरो भरा रहता है। इसमें तो क्या होता है, जैसे रेड बोन मैरो भरा रहता है ना, ये तो जैसे किसकी बनी होती है, इसमें जैसे रेड बोन मैरो भरा रहता है, और इसमें क्या होता है, जैसे येलो बोन मैरो है ना, इसमें येलो बोन मैरो होता है। और ये काम क्या करती है, तो ये वसाका क्या करती है, जैसे संचय करती है। डायाफाइसिस भाग जो होता है ये वसाका क्या करता है, इसे संचय करता है। एक होता है इसे क्या, मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस क्या करता है, इसे मतलब ये एपीफाइसिस को डायाफाइसिस से जोड़ता है। तो अपन ने पढ़ा है इसे उपास्थि क्या होती है, उपास्थि के बारे में सामान्य जानकारी, और उपास्थि के प्रकार। फिर पढ़ा है अपन ने इसे अस्थि, अस्थि के बारे में सामान्य जानकारी, और एक लंबी अस्थि की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों ये था से आपका एनिमल टिश्यू का टॉपिक है ना। एनिमल टिश्यू जो है, जंतु तक जो है, ये टॉपिक कंप्लीट है। तो आज के लिए तो इतना ही है ना, और आगे की क्लास में अपन अगली क्लास में फिर एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।